हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन उनको एक सही समझ नहीं होती है कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी होती है। अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों तो उनमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है। जीके की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए मैं आज आपको बहुत अच्छे सजेशंस दूंगा और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिस तरीके से आपको जीके की या फिर हम कह सकें जनरल अवेयरनेस की किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो एक ऐसा पार्ट है कि आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो जनरल अवेयरनेस जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीए बोले या फिर हम इसको जीके भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज भी बोलते हैं। पहले के टाइम में जनरल नॉलेज बोला जाता था, ठीक है। और अगर हम देखें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में या फिर यूपीपीएससी में या फिर कोई भी स्टेट लेवल सिविल सर्विस एग्जाम में इसको जीएस मतलब कि जनरल स्टडीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जनरल स्टडीज हुआ ये या फिर जनरल अवेयरनेस हुआ या फिर ये जीके हुआ, तो इसको प्रिपेयर करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो रेलवे की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, रेलवे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ग्रुप डी हो गया हमारा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसे जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करी जाए। एसएससी में अगर हम देखें तो एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन, सीजीएल की प्रिपरेशन, जीडी की प्रिपरेशन, स्टेनो की प्रिपरेशन, स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन हो जाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो गया हमारा, और भी जितने एग्ज़ाम जो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उनके लिए प्रिपरेशन अगर हम देखें तो उसमें जनरल अवेयरनेस का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें एक पार्ट होता ही होता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो हमारे जो डिफेंस के जितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें भी जनरल अवेयरनेस देखने को आपको मिलती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। उसके बाद हमारे जितने स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल एग्ज़ाम अगर मैं देखता हूँ तो जो हमारे यूपी में, जैसे कि यूपी में अगर हम देखते हैं तो यूपी में यूपी ट्रिपल एससी पैट नाम का एक एग्ज़ाम होने लगा है। उसमें भी आजकल ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट, जनरल जीके का पार्ट आ रहा है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी हो गया। उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में अगर हम देखें, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी बहुत सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ से पूछी जाती हैं। अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पेपर ही हमारा जनरल स्टडीज़ के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो ये इतने सारे एग्जाम्स हो गए हमारे, ठीक है। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो आईबीपीएस पीओ, हो गया हमारा, क्लर्क हो गया, ठीक है। ऐसे तमाम जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये इतने सारे एग्जाम में इसका यूज हो रहा है, इतने सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे होंगे जिनका जो अदर पार्ट होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स होती है जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं और उसको अरिथमेटिक भी बोलते हैं, और रीजनिंग का पार्ट होता है, इंग्लिश का पार्ट होता है, किसी किसी में हिंदी का पार्ट होता है। तो अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मजबूत नहीं होता। तो उनको कौन सा पार्ट मजबूत करना चाहिए? उनको जनरल अवेयरनेस का पार्ट मजबूत, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप उसके अलावा दूसरा पार्ट मजबूत कर लीजिए।
जैसे कि इंग्लिश को मजबूत कर लीजिए और साथ ही साथ एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट मजबूत कर लीजिए, और रीजनिंग को भी मजबूत कर सकते हैं। उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज स्पेशली मैं जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में ही आपको बताऊंगा। अगर हम देखते हैं तो जनरल अवेयरनेस में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या आते हैं। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स सोशल साइंस वाले टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप सामान्य मतलब कि अगर आप टेंथ टेंथ या नाइन्थ में या फिर 11th-12th में अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हो तब भी बोल रहा हूँ, और अगर आपने 10th तक सोशल साइंस पढ़ी हो तब भी आप जनरल स्टडीज़ पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे? जो आपका हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई। तो ये पार्ट तो आप शुरुआत से पढ़ते ही आ रहे हो, 6th क्लास से, अगर मैं बोलूँ तो 6th क्लास से आप इन पार्ट को बहुत बेसिकली पढ़ते आ रहे हो। और बहुत से लोगों ने अगर ध्यान भी नहीं दिया हो तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी प्रिपरेशन अभी इस टाइम पर कैसे दी जाए। इसी के साथ साथ जो हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है उसमें हमारी इकोनॉमिक्स के साथ, अब मतलब कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास एक नई चीज आ चुकी है जिसको हम बोलते हैं करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स या फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। और साथ में एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है जनरल साइंस। क्या बोला जाता है? जनरल साइंस, ठीक है। इतने टॉपिक्स होते हैं आपके किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो। अब बात ये आती है कि इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन अभी तक हमारी नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं हम, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना चालू करें। तो देखो, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है, जो हमारा जो जीके का जो पार्ट होता है, इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है हमारा हाई लेवल, दूसरा लेवल जो होता है हमारा वो होता है मीडियम, और जो तीसरा लेवल होता है उसको बोला जाता है लो लेवल। लो लेवल मतलब, हाई लेवल का मतलब, हाई लेवल मतलब टफेस्ट क्वेश्चन इन द जनरल अवेयरनेस, और मीडियम में ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सामान्य हो, अगर आप पढ़ के गए हो तो कर लोगे, नहीं पढ़ के गए हो तो आप उसको नहीं कर पाओगे। और लो मतलब कि ऐसा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो कि हर किसी को आता है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में आजकल कंप्यूटर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी जनरल अवेयरनेस के पार्ट में आपको ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी, एक हाई लेवल, उसके बाद मीडियम और एक लो। अच्छा, ये हाई, मीडियम और जो लो है, ये तीनों मिलकर जो है वो इन्हीं टॉपिक्स में से बनाए जाते हैं। कहीं बाहर से तो सिलेबस आएगा नहीं, सिलेबस कहाँ से रहेगा? सिलेबस इन्हीं टॉपिक्स में से रहेगा। तो भाई सिलेबस इन टॉपिक्स में से है, तो अब क्या दिक्कत हो रही है? अब तो मतलब हमारे लिए चीजें आसान हो गई ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि मीडियम, हाई, लो, और इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इनमें से मीडियम, हाई और लो है। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कौन से सिलेबस कितना वाइड है, कौन सा सिलेबस में कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम सोशल साइंस वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं, जिसको हम ह्यूमैनिटीज का पार्ट कहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आपने 6th क्लास से पढ़ा होगा, 6th क्लास से पढ़ा होगा, 10th क्लास तक पढ़ा होगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप ह्यूमैनिटीज आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने इसको 12th क्लास तक पढ़ा होगा, और अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 12th तक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हिस्ट्री का जो पार्ट है, अगर आप किसी ने शुरुआत से नहीं पढ़ी हिस्ट्री, तो उसके लिए एक्सक्लूसिवली बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं हिस्ट्री की, वो आप 6 से लेकर 12 तक की आप रीड करना चालू कर दें, क्योंकि आपको वहां से वो सिलेबस मिलेगा जो आपके जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल अफेक्टिवली
उसमें वर्क करेगा। ठीक है। और जो हिस्ट्री का जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारा हाई लेवल में आता है। जब हाई लेवल में जो चीज़ आती है तो उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट, अगर मैं आज के टाइम में अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो जो क्वेश्चंस जो हमारे जनरल अवेयरनेस के बन रहे हैं वो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगर मैं देखता हूँ ज्योग्राफी का पार्ट, तो ज्योग्राफी का पार्ट भी हमारा हाई लेवल ही में आएगा। क्यों आएगा हाई लेवल में? क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो आज के टाइम में ज्योग्राफी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हो तो आप बहुत वाइड पार्ट आप जनरल अवेयरनेस में छोड़कर आ रहे हो। अच्छा, ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसकी प्रिपरेशन अगर आपकी शुरुआत से नहीं है तो आप क्या करें, आप 11th प्लस 12th की आप NCERT की बुक्स खरीद लें। इनसे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी फॉर द ज्योग्राफी पार्ट। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब आपको उसमें, फॉर एग्जांपल मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, अगर आप उस लेवल तक की नहीं कर रहे तैयारी, सिर्फ अगर आप सीजीएल तक की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी 11th-12th की पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस पर आ जाऊँ तो पॉलिटिकल साइंस में एक जो पार्ट होता है हमारा वो होता है जो आजकल मेनली पूछा जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट है हमारा वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट आता है, लेकिन उस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 11th प्लस 12th की बुक्स पढ़ें। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप कोई भी अदर बुक्स खरीद सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया हो, या फिर अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीड नहीं कर सकते तो आप कुछ मेन पार्ट उसमें से पढ़ सकते हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पढ़ने वाली होती हैं और बाकी छोड़नी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स में आजकल, मतलब कि पहले की अगर बात करूं और अभी की बात करूं तो इकोनॉमिक्स पहले इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती थी। जो बात है सच बात है। आज के टाइम की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और एक नेक्स्ट लेवल पूछा जा रहा है। ऐसे इकोनॉमिक्स में किस तरीके से पूछी जा रही हैं चीज़ें, इकोनॉमिक्स में अगर मैं देखता हूं तो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स जो होती है हमारी, इंडियन इकोनॉमिक्स जो होती है हमारी, इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ साथ आज हमारा एक सब्जेक्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन सब्जेक्ट के बारे में जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने सुना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये पार्ट भी आज पूछा जा रहा है। इसके लिए आप 11th-12th NCERT इकोनॉमिक्स की बुक खरीद सकते हैं और भी बहुत सारे राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर मैं बोलूँ तो इंडियन इकोनॉमिक्स आपको पहला पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन दोनों को समझ पाओगे। बात आती है करंट इवेंट और अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो जीके, जनरल नॉलेज, जो मेन पार्ट होता है वो यही होता है। तो करंट इवेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं अगर मैं देखता हूँ तो किसी भी एग्जाम में 60% क्वेश्चंस जो हैं वो करंट इवेंट के बेसिस पर बन रहे हैं। अच्छा, ये करंट इवेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे हाई लेवल में आते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो है हमारे मीडियम लेवल, मतलब कि इनको अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, और नहीं पढ़ रहे हो तो आपको हाई लेवल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मीडियम को आप छोड़ सकते हो। तो करंट इवेंट्स और अफेयर्स में अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे किस तरीके से बनते हैं। देखो, करंट इवेंट्स में अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूं। तो करंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो करंट इवेंट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर बेस्ड बनते हैं। किस पे बनते हैं? न्यूज़पेपर पे। अच्छा, आप लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि करंट इवेंट्स एग्ज़ाम में डाले क्यों जाते हैं। तो करंट इवेंट एग्ज़ाम में इसीलिए नहीं डाले जाते कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसको छोड़कर आ जाए और उसकी कट ऑफ कम हो जाए, इसीलिए नहीं। करंट इवेंट्स डाले इसलिए जाते हैं कि आपका
प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कितना ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है, आप कितने ज़्यादा कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगर मैं देखूँ तो शुरुआत में अभी करंट इवेंट्स में जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 का, मतलब कि जो 2021 में हुआ है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में अगर मैं देखूं तो कौन सी चीज़ पढ़ने वाली हो तो कौन सी चीज़ ना पढ़ने वाली होती। करंट इवेंट में से हमारी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों से हमारे करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेशनल इंटरनेशनल के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कैसे बनेंगे, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि जो नेशनल के क्वेश्चन है क्या होता है कि जो हमारा करंट अफेयर होता है वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स पर बेस होता है, मतलब कि और जनरल अवेयरनेस के पार्ट पे भी कुछ बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब कहीं पर कोई चीज की खोज हुई, प्रेजेंट में खोज हुई, लेकिन उसका संबंध हिस्ट्री से था, तो हम क्या करेंगे, उस हिस्ट्री, तो जो एग्जामिनर होगा वो हिस्ट्री से प्रेजेंट को कनेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में जो कोविड-19 में क्या हुआ, कुछ बहुत मंदी चली, ठीक है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो हुआ वो कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट रेट पर वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट रेट प्रेजेंट में कितना चल रहा है, तो वो किसका, इकोनॉमिक्स से ले लिया। अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो जनरल साइंस में कोई खोज हुई होगी उस टाइम पे जिसका उन्होंने कनेक्शन किससे कर दिया, जिसका कनेक्शन उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर दी। स्पोर्ट्स का जो पार्ट है वो हमारा बिल्कुल अलग होता है। स्पोर्ट के पार्ट में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक हुआ उस पर कोई क्वेश्चन, क्रिकेट एक ऐसा वाइड गेम है जो बहुत सारे लोगों की पसंद है तो उस पर क्वेश्चन, और भी अदर गेम्स होते हैं उससे क्वेश्चन। नेशनल इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो समिट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ सम्मेलन होते हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बनते हैं कि इस जो भी पॉलिटिकल पार्टी अभी प्रेजेंट में चल रही है, जैसे कि बीजेपी चल रही है, तो वो क्या क्या वर्क कर रही है नेशन के लिए और इंटरनेशनल में उसकी क्या इमेज है, उसके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर बनकर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करंट इवेंट में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप न्यूज़पेपर को डेली रीड कर सकते हैं और उसमें इन पार्ट को मार्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा जनरल साइंस का। तो देखो जनरल साइंस का जो पार्ट है हमारा, जनरल साइंस में कुछ नहीं है, जनरल साइंस में हमें क्या करना है, 10th लेवल तक की साइंस आप उसमें से एनसीईआरटी भी ले सकते हैं या किसी भी बोर्ड की बुक होंगी आपके पास या एनी अदर बोर्ड, उसकी 10th लेवल तक की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 10th लेवल तक की आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से जो जनरल साइंस का जो पार्ट होता है उसमें हमें क्या पढ़ना रहता है, बायोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं, बायोलॉजी हो गई हमारी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, और एक पार्ट होता है हमारा इन्वायरमेंट का, इन चारों से क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन इन चारों में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनने की ज्यादा संभावना है, तो अगर देखा जाए तो जनरल साइंस में प्रैक्टिकल का पार्ट भी होता है और थोड़ा थ्योरी का पार्ट भी होता है और थोड़े न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें न्यूमेरिकल्स तो पूछे नहीं आएंगे, उनमें क्या पूछी जाएगी, थ्योरी पूछी जाएगी। जैसे लॉ पूछ लिया, लॉ किसने दिया ये पूछ लिया, केमिकल फॉर्मूलेस पूछ लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा थ्योरी का पार्ट है, ठीक है, और बहुत वाइड सिलेबस भी है, तो इसलिए बायोलॉजी से क्वेश्चन बनना के चांस बहुत ज्यादा है। अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं बायोलॉजी को सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री में
भी इसी के बराबर है कि अगर बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं दिए तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो देना अनिवार्य है। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ये एक ऐसा पार्ट है कि जहां से क्वेश्चन बनना ना के बराबर है। यहाँ क्वेश्चन कभी कभी किसी पेपर में नहीं भी रहते, लेकिन बायो केमिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट का पार्ट जो है वो हमारा लो लेवल में आता है और इससे क्वेश्चन बनना देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं हर पेपर में इन्वायरमेंट से। ठीक है, या तो वो करंट इवेंट से कनेक्ट कर देंगे या फिर वो किसी पर्टिकुलर चीज से देंगे, जैसे कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है इन्वायरमेंट एटमोस्फेयर में वो कितना है, इससे दे दिया। तो इस चीज को भी आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बात हो गई हमारी जनरल साइंस की कि जनरल साइंस को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बात आती है हमारी कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के लिए आप किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कंप्यूटर का डिप्लोमा भी करे होंगे, जैसे कि CCC हो गया, ओ लेवल हो गया, ठीक है, DCO हो गया, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा तो शुरुआत के लिए आप कंप्यूटर किसी भी CCC की बुक से पढ़ सकते हैं। CCC मतलब जो CCC का जिसमें सिलेबस होता है उस बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर। ठीक है, वैसे कंप्यूटर के लिए इतना प्रिपेयर करना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आप इतना थोड़ा सा प्रिपरेशन करने के लिए आप इतनी बुक मत खरीदें। आप एक काम करिए, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखें जो कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ाता हो, उसमें आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, इसके लिए आप किसी बुक की ज़रूरत ना भी लें तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये था जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस और किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है जनरल अवेयरनेस की। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है इस बेसिस पर, तो मैंने इसके लिए आज की ये वीडियो बनाई थी। और अगर किसी को भी डाउट हो इस वीडियो से या इस टॉपिक से कि और भी कुछ समझाना रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और अगर किसी को जनरल अवेयरनेस के अलावा किसी पार्ट पे अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी मुझे कमेंट कर सकता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए